मेन टॉपिक पर आने से पहले मेरे ख्याल में जिक्र करना चाहिए कि पिछले 2 रोज़ से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो अवाम है वो बिल्कुल मैसूर होकर के रह गए। और उसकी वजह ये है कि तहरीक लब्बैक ने जो जुमे के रोज़ ऐलान किया था कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और लाहौर में अभी कहीं पर वो मौजूद हैं, पुलिस के साथ इत्तलात झड़पें भी हो रही हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स है यहाँ पर इस्लामाबाद में इवन बाकी जगहों के ऊपर वो मेरे ख्याल में अनबिलीवेबल है। आई डोंट नो कि कैसे ये सारी प्लानिंग करते हैं। अभी जो मुजाहिरीन हैं उनका दूर दूर तक पता नहीं है और तमाम इस वक्त आप अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की सड़कों की बात करें तो मेजॉरिटी जो रोड्स बंद हैं। और शहबाज, जो सबसे मज़ा का खेज़ बात है, मतलब कल भी मैं जब आ रहा था तो मैंने फॉलो किया, क्योंकि एक रोज़ पहले इस्लामाबाद पुलिस ने एक पूरा प्लान दिया कि मुमकिन जो एहतजाज है उसके पेश नज़र जो रोड्स बंद होंगी, लेकिन उसके मुतबादल भी उन्होंने दिए कि जो लोग अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, और ज़ाहिर है ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी मुजाहरे होते रहे हैं और बहुत से ऐसे रूट्स जो हमें चोर दरवाजे सारे पता ही होते हैं, आना होता है आपने इन एनी केस ऑफिस पहुंचना है, लेकिन अजीब बात है कि जो मुतबादल रास्ते थे वो भी ब्लॉक उन्होंने कर दिए। और जो मनाजिर थे देखा मैंने लोगों को कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, और फैमिलीज़ के साथ आज भी जब मैं आ रहा था तो कई मील लग रहा था कि लोग पैदल चल के अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, सामान के साथ वो क्योंकि काम तो नहीं रुकते, और पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले मुख्तलिफ जगहों पे जो उन्होंने लगा रखे हैं कंटेनर्स वगैरह, वो भी तंग आए हुए थे, वो भी फुटपाथ पे आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। मुजाहिरीन कहीं भी नहीं है, लेकिन सफ़र जो है वो अवाम कर रही है। और लोग हमारे यहाँ सवाल भी जायज़ करते हैं पिंडी और इस्लामाबाद वाले कि इनको पता नहीं कोई बददुआ है कि कुछ इनका कसूर भी नहीं है, और बेचारे हर कुछ अरसे के बाद, और अक्टूबर नवंबर में तो खास करके ये फेवरेट मंथ है, मौसम अच्छा होता है, बंद कर दिया जाता है, मौसम अच्छा होता है, मुजाहिरीन के लिए आके बैठना आसान होता है। देखिए, आपने जिक्र किया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो शहरी हैं वो इससे सफ़र कर रहे हैं, इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला दोनों। ये सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो शहरी हैं वो इस पर सिर्फ सफ़र नहीं कर रहे। कौन कौन कर रहे हैं मेरे ख्याल हुकूमत को शायद नहीं पता, तो हम बता देते हैं। और उसके साथ ही जब मुल्क में थोड़ा सा सियासी इस्तेहकाम आने लगता है, कुछ आपके मुआशरे में लगता है कि अब हलचल नहीं होगी, ज़िंदगी वापस रूटीन पे आ गई है, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के अपने ही एडवाइज़र्स, उनकी काबीना के अरकान, उनकी इस्लामाबाद की उनकी चहेती एडमिनिस्ट्रेशन, वही उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उनको ऐसे ऐसे मशवरे देते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसकी एट द एंड ऑफ द डे जो उसका जो नुकसान होता है वो गवर्नमेंट को होता है, उसकी जो परसेप्शन है, उसकी रेपुटेशन है वो ख़राब होती है। कौन मुतासिर हो रहा है इस वक्त? आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरेबिया का एक डेलीगेशन आया हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए। वो डेलीगेशन जब पाकिस्तान आया था तो उस वक्त उनके मोबाइल के ऊपर, अगर किसी यहाँ पे सऊदी एम्बेसी है, उनके पास पाकिस्तानी नंबर्स हैं, तो उन पाकिस्तानी नंबर्स के ऊपर अगर कोई डाटा चल रहा था किसी कंपनी का मोबाइल का, वो बंद हो गया। जब वो लैंड किए तो चल रहा था, तो उन्होंने यहाँ से फ्लाई किया, कराची गए होंगे, तो वहां से फिर उन्होंने कहीं लाहौर जाना होगा तो वो बंद हो गया। कौन सा मुल्क है, कौन सा इन्वेस्टर है जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा जहां पे एक जो आपके प्रोटेस्टर्स हैं वो कैपिटल सिटी से 400 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे सिग्नल्स बंद हो गए हैं, यहाँ पे वाईफाई को भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। ये प्लानिंग होती है। और मैं आपको ये भी बताऊं, माजी के हमने बहुत से एहतजाज कवर किए हैं। अगर ये जो एहतजाज है यहाँ पर पहुंच जाता है तो मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, वो मोहसिन नकवी हो, तलाल चौधरी हो, जो भी है, ये रुकावटें उन्होंने हटा लेनी है और जहाँ पे उन्होंने आना है वहाँ पे उन्होंने पहुँच जाना है। या तो ये हो कि तजुर्बा माजी का रखें कि आप उनको रोक सकें, ये जो रुकावटें हैं ये कारगर साबित होंगी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और पूरी दुनिया में आपको भी ट्रैवल करने का मौका मिलता है, हमें भी मिलता है। अब दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त हो गई है, इनविजिबल जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है बनस्बत आप बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी करके इस तरीके से आप रोक नहीं सकते। और मुझे तो समझ नहीं आती कि इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, यहाँ कर जो PMLN के ये मकामी जो नुमाइंदे होंगे, क्या वो लोगों की जो तकालीफ हैं, ये जो सारे मामलात हैं, मैं हैरान था। कल तलाल चौधरी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा था एक आध रोड के अलावा तमाम बाकी रोड्स खुली हैं। आप इतना खुले हम झूठ बोलते हैं, मतलब ऐसा तो ना करें। मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब हों, तलाल चौधरी साहब हों, एक राउंड लगा लें, मतलब उनकी गाड़ी में हमारी कुछ हम शायद उनको कुछ ख्याल आए यार कि आप ऐसे हम ऑफर करते हैं मोहसिन नकवी साहब को, तलाल चौधरी साहब को हमारी गाड़ी में, हम आपको बताते हैं कि रोड्स कहाँ बंद है। हो सकता है आपकी जो गाड़ी है वो उसके आगे ऐसे कोई चीज लगी हुई, हैवी मशीनरी वो उठाती जाती है, उससे वो छलाके भी मरवाते हैं, वो उसके साथ पता नहीं उठा ले, उनकी गाड़ी आगे रख दें। देखिए, दोबारा रिपीट कर देते हैं कौन लोग मुतासिरीन में शामिल हैं। मैं और आप और जो 25-30 लाख की आबादी है इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं, वो सिर्फ मुतासिर नहीं हो रहे। चंद दर्जन अफराज जो मुतासिर हैं, जो पूरे दुनिया में पाकिस्तान की परसेप्शन बनाएंगे। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी यहाँ पे बैठी हुई है। आप
ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर में शामिल है। आपके इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आए हैं वो मुतासिर है। तो कल फिर कोई ये ना कहे कि पाकिस्तान में सरमाया। एक छोटी सी बात के जो तहरीके लब्बैक वाले हैं वो कर रहे हैं फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए। अब पूरे 2 साल से वहां पर बर्बरियत थी, अब जब वहां पर एक उम्मीद बनी है कि शायद हालात बेहतर हो सकते हैं और एक सीज फायर हुई है, इस मौके पर उनको याद आया है कि जी ये हमने अब एहतजाज करना है। और मुतालबा भी उनका ये है कि उन्होंने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में यूएस एम्बेसी के बाहर जाना है। अब कोई भी जो सिर्फ यूएस एम्बेसी नहीं है, बाकी दुनिया की वहां पर तमाम मुल्कों की एम्बेसीज मौजूद हैं और रेड जोन है, वहां पर तो आप इजाजत नहीं दे सकते। तो इनका भी आई डोंट नो कि क्या थिंकिंग प्रोसेस है। वो तो एक जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बिल्कुल हुकूमत को मैनेज करनी चाहिए, हमें इस पे कोई इतराज नहीं है और हम लोग उसे बेनिफिट लेते हैं, नुकसान नहीं होता। लेकिन ये जो तरीकेकार है ना लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने का, ये तरीकेकार दुनिया में नहीं है। ये हुकूमत की जो उसके बदनामी का एक बाइस बन रहा है। नाज़रीन बात करते हैं मेन जो इशू जिसके ऊपर बात करना चाह रहे थे, और थैंक्स टू गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट हमें 5-6 मिनट इस इशू को डिस्कस करना पड़ा। सबसे बड़ा जो एक अहम इशू सामने आया है, हमने पिछले हफ्ते भी इस पर ब्रीफली जिक्र किया था, जो पाकिस्तान में इंपोर्ट्स हो रही हैं उसका जो डाटा है वो हाईली कंट्रोवर्शियल हो गया है। पाकिस्तान में कितनी इंपोर्ट्स हो रही हैं, पाकिस्तान की 3 मुख्तलिफ जो इदारे हैं 3 मुख्तलिफ नंबर्स दे रहे हैं। जो हमने दादोशुमार पिछले 5 साल के इकट्ठे किए और ये भी हुकूमती दस्तावेजात में से नंबर्स लिए गए हैं, उसके मुताबिक जो पाकिस्तान सिंगल विंडो है वो भी हुकूमत के कानून पार्लियामेंट के कानून के तहत बना है। उसके तहत पाकिस्तान में कुछ 321 अरब डॉलर की नाज़रीन इंपोर्ट्स हुई हैं गुज़श्ता 5 साल में, 321 अरब डॉलर की। लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो इंपोर्ट्स की जो पेमेंट्स क्लियर करता है थ्रू बैंकिंग चैनल, उसके मुताबिक 291 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हुई हैं। तो 30 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स का एक फर्क सामने आ गया। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स है। जुलाई 2020 से लेकर जून 2025 का ये नंबर है। और इसमें किसी एक हुकूमत की इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें पीटीए की गवर्नमेंट के भी साल शामिल है, इसमें केयर टेकर गवर्नमेंट भी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी 2 हुकूमतें इसके अंदर शामिल है। तो ये बहुत ही बड़ी ट्रेड की डिस्क्रिपेंसी सामने आई है। इसमें कामरान अगर हम डिटेल इस पर डिस्कस करें इसकी वजूहात। डिटेल पे तो आप चलें फर्दर जाएं। जो पहला जो लोग सवाल भी करना चाहेंगे, वैसे $1 भी अगर आप पाकिस्तान से बाहर ले जाना चाहें तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन जाहिर है कि जब आप इंपोर्ट करवाते हैं तो उस मद में तो आपको ज़रूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि ये जो गैप अभी तक आ रहा है, क्या आपको पता चला है कि ये कोई डिस्क्रिपेंसी है या फिर किसी ने चालाकी के साथ, हमारे यहाँ जो फेवरेट है मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इस तरह का कोई इसमें क्रिमिनल एलिमेंट भी शामिल है? कामरान इसका जवाब इतना आसान नहीं है। इसकी तहकीकात के लिए ही हुकूमती कमेटी बनी थी, उसका मकसद कुछ और था। बेसिकली ये पता कैसे चला, सबसे बड़ी बात तो ये है आपको पता है चीन के साथ पाकिस्तान की जो तजारत है उसमें हमेशा 4 से 6 अरब डॉलर का उसके अंदर की डिस्क्रिपेंसी रहती है। उसके हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद ये कमेटी बनाई थी कि जो चाइना की ट्रेड है इससे रिलेटेड जो डिस्क्रिपेंसी उसको देखें। तो वो जब डाटा देखना शुरू किया उन्होंने, जो पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड है प्राल, जो FBR के तहत काम करता है, जो बेसिकली कस्टम का ही डाटा होता है इंपोर्ट का, उसका डाटा देखा। पाकिस्तान सिंगल विंडो जो कानून के तहत बनाई इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से जो मामला था उसको देखने के लिए, उसका डाटा देखा गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डाटा देखा गया। तो पता ये चला कि तीनों एजेंसीज के जो डाटाज हैं वो एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे। अब क्यों नहीं मिल रहे, ये सवाल है। स्टेट बैंक तो कहता है कि हम तो उस हद तक इंपोर्ट को मानते हैं जो थ्रू बैंकिंग चैनल क्लियर हो गई है। इसके उन्होंने कहा जी कि जो मेरी कुछ लोगों से वहाँ पे बात है, उन्होंने कहा कि अब ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन तो हम देख नहीं सकते। हमने HS कोड के जरिए, जो इसका कोड नंबर होता है जिसके अगेंस्ट आपको चीज़ बाहर से दरामद करते हो, उसके तहत देखने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता चला। बट देयर इज अ नीड टू लुक एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी इंपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स के पता चले। ये अब अगर एक चीज़ पाकिस्तान में आई है तो डेफिनेटली तो उसका कोई तो उसकी पेमेंट का मैकेनिज्म तय हुआ होगा ना। इसमें 2-3 फैक्टर या 4-5 बड़े फैक्टर्स हैं जो सामने आए और ये भी फाइनल इसके ऊपर कुछ नहीं है। हुकूमत किस हद तक इसको संजीदा ले रही है, किस हद तक नहीं ले रही है, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम IMF ने इनको जरूर ये कहा है कि आपकी जो भी फाइंडिंग्स हैं उसको आप पब्लिक करें इसके हवाले से, और जो ट्रेड सीरीज है इंपोर्ट की उसको पिछले 5 साल की जो ट्रेड सीरीज है उसको रिवाइज करें, एक्चुअल जो इंपोर्ट है उसको रिफ्लेक्ट करें। कामरान इसकी जो पॉसिबल वजूहत हो सकती हैं, इसमें एक वजह यह है डिस्क्रिपेंसी की कि जो इंपोर्ट्स हुई हैं जो बुक नहीं की प्राल ने और पाकिस्तान सिंगल विंडो ने बुक कर ली, वो ज़्यादातर इंपोर्ट्स थी रॉ मटेरियल्स की जो कि एक्सपोर्ट के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको हुकूमत ने ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल की इंपोर्ट की इजाज़त दी है, लेकिन उनको फिर जस्टिफाई करना पड़ता है कि हमने इसके अगेंस्ट एक्सपोर्ट कर दिया है। तो एक इसके अंदर ख्याल ये किया जा रहा है कि बाहर से रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया गया, उसके
से एक चीज बनाई गई, वो चीज बाहर बेची नहीं गई, वो पाकिस्तान के अंदर ही वो चीज बेच दी गई और उसके ऊपर ड्यूटीज इंपोर्ट के ऊपर बचाई गई और डोमेस्टिक स्टेज के ऊपर उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी बचाया गया। ये एक सबसे बड़ी वजह कही जा रही है, जिसकी वजह से एक डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि प्राल ने ये वाली जो इंपोर्ट हुई इसको बुक ही नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान सिंगल विंडो ने पकड़ लिया और इसको बुक कर लिया। दूसरी चीज ये कि समटाइम्स ये भी हो सकता है कि ट्रेड बेस एक मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो एक फैक्टर होता है। फिर तीसरा, ओपन मार्केट से भी डॉलर खरीद के जो है सेटलमेंट की जा सकती है, वो कैसे की जा सकती है वो एक्सपर्ट्स बेहतर बता सकते हैं। चौथी एक चीज़ ये भी हो सकती है कि इसका जो बाहर से ही किसी ने इंपोर्ट की सेटलमेंट कर दी हो और वो पूरा जो नेक्सस बना तो उसके तहत इसकी कुछ पेमेंट की अदायगी, तो हतमी तौर पर इसके हवाले से अभी कुछ नहीं कहा। एक इसमें जो नुक्ता है, क्योंकि ये जो स्टेट बैंक का नंबर है इसमें आमतौर पर जो फ्रेट चार्जेस हैं या जो इंश्योरेंस वगैरह है वो शामिल नहीं होती, तो क्या ये मुमकिन है कि ये जो गैप आ रहा है उस वजह से भी आ रहा हो, या जो फ्रेट और इंश्योरेंस है शायद उसका नंबर इतना बड़ा नहीं हो सकता कि मसलन अगर आप 2021-22 में देखें तो 10.8 अरब डॉलर की डिस्क्रिपेंसी है, 2023-24 में कुछ 6.7 अरब डॉलर की है, फिर 2024-25 में 5 अरब डॉलर की है, तो इतना जो फ्रेट चार्जेस हैं या इंश्योरेंस, क्या इतना वो गैप फिल कर सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं कि ये सिर्फ फ्रेट की वजह से नहीं हो सकता। एक तो ये कि जितनी टोटल इंपोर्ट हुई है, जो PSW का सिस्टम है वो 321 अरब डॉलर बता रहा है और स्टेट बैंक की पेमेंट्स 291 बिलियन डॉलर, तो 30 अरब डॉलर का फर्क है। और ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 10% तक तो डिस्क्रिपेंसी नहीं हो सकती ना, या डिस्क्रिपेंसी तो है 10% की, लेकिन फ्रेट की पेमेंट तो 10% नहीं हो सकती ना, द कॉस्ट ऑफ द गुड, पहली चीज। दूसरी ये कि अगर ये फ्रेट ही हो तो फिर नंबर कंसिस्टेंट हो ना, जो गैप है वो हर साल वेरी ना करे। जैसे आपने खुद बताया, पहला जो 2020-21 का साल है उसमें 3.5 अरब डॉलर का फर्क है, 21-22 में सबसे ज्यादा 11 अरब डॉलर का फर्क है। अगर आप यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 21-22 वो साल था, पॉलिटिकल टर्मोइल था, आपको पता है, हुकूमत भी चेंज हुई, तरीके अदम एतमाद आई, और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जाहिर है कि आप जो अपना सरमायादार हैं अपना बचाने की कोशिश करते हैं। इज इट पॉसिबल कि शायद जब लगा कि ज्यादा अनसर्टेनिटी है तो पैसा अपना आप बाहर भिजवाएं? अच्छा, उस साल में अगर देखें ना तो पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट इंपोर्ट भी उसी साल हुई थी। आप किसी का भी नंबर देख लें, जो PSW का नंबर है वो 82.3 अरब डॉलर है, जो PBS ने प्राल का नंबर रिपोर्ट किया वो 80 अरब डॉलर का है, स्टेट बैंक का उस साल का नंबर है वो 71.5 अरब डॉलर का। तो डिस्क्रिपेंसी इस साल भी ज्यादा, इंपोर्ट भी ज्यादा, डिस्क्रिपेंसी भी ज्यादा। लेकिन इवन देन जो आपका कोर क्वेश्चन है फ्रेट वाला, तो फ्रेट का मार्जिन इतना तो नहीं हो सकता ना कि 80 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट और उसमें 11 अरब डॉलर का फ्रेट हो, ऐसा नहीं होता। फिर 22 अगर आप देखें 22-23 के अंदर 4.5 अरब डॉलर का फर्क है, फिर 23-24 में जंप करके तकरीबन 7 अरब डॉलर पे चला जाता है। तो इसके ना सिर्फ मल्टीपल फैक्टर्स हैं, टाइमिंग का डिफरेंस भी हो सकता है पेमेंट के, क्योंकि जो स्टेट बैंक है उसने इस हवाले से जब हमने पिछले स्टोरी की थी तो उन्होंने एक जनरल क्लैरिफिकेशन भी दी थी कि ये जो ट्रेड डाटा की डिस्क्रिपेंसी है ये इसका हमारे तजारती खसारे का नंबर जो है और ओवरऑल जो करंट अकाउंट का नंबर है उसके ऊपर फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो पेमेंट्स किए वो बैंकिंग सिस्टम से किए। तो हमारा जो करंट अकाउंट का सरप्लस है पिछले साल का स्टेट बैंक के बकौल, वो उस पर ज्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ी बहुत उनका माइनर वेरिएशन हो सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर भी 30 अरब डॉलर की इंपोर्ट पाकिस्तान में ज्यादा हुई है उसके मुकाबले में जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पेमेंट क्लियर की है। तो 30 अरब डॉलर की ये इंपोर्ट किधर गई है, इसकी पेमेंट कैसे हुई है, क्या इसके अंदर ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, क्या इसके अंदर टैक्स एवेजन हुई है, क्या इसमें FBR के लोग मुलविस हैं, क्या इसमें कोई और बिजनेस कम्युनिटी का नेक्सस है इसके अंदर। ये वो सारे सवालात हैं जिसके आंसर्स चाहिए, क्योंकि वजह क्या होती है उससे फिर पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, उसके डाटा की क्रेडिबिलिटी है, वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर होती है। और इसकी एक और एग्जांपल हम आपको देंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।